नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। नगर सरकार की तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 5 नगर निगम की तस्वीरें स्पष्ट हो चुकी हैं, जहां पर 40 पालिका और 169 नगर परिषद के लिए लगातार चरणबद्ध तरीके से मतगणना जारी है, जिसमें तस्वीरें स्पष्ट हो चुकी है। और आपको बता दें कि जश्न की तस्वीरें भी अब हम तक पहुंचने लगी हैं। दूसरे चरण में चुनाव हुए थे, काफी दिलचस्प मुकाबले के बीच आपको बता दें कि कांग्रेस ने मुरैना और रीवा में बीजेपी से एक एक सीट छीन ली है। कटनी में बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां बीजेपी से यह सीट बागी निर्दलीय उम्मीदवार ने छीन ली। कटनी में बीजेपी की बागी निर्दलीय महापौर कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। तो साथ ही आपको बता दें कि एक और दिलचस्प बात, केंद्रीय मंत्री तोमर का गढ़ मुरैना ढह गया, तो बीजेपी देवास रतलाम ही बचा सकी है। बीजेपी के खाते में रतलाम और देवास की एक एक सीट ही आई। पिछले चुनावों में ये पांचों मेयर सीट बीजेपी को मिली थी। तो साफ कहा जाए अगर तो बीजेपी मालवा छोड़कर विंध्य और चंबल में सीटें नहीं बचा सकी। हालांकि पांचों निगमों में बोर्ड बीजेपी का ही बनना तय है। रीवा में अगर बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा ने लगभग 9,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी प्रत्याशी प्रबोध व्यास को हराया। और जश्न की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, चर्चा करेंगे नगर सरकार की तस्वीरों के साथ। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं, एक परिचय मैं आपका करवा देती हूं। इस वक्त हमारे स्टूडियो में जुड़ रहे हैं प्रकाश व्यास जी, हैं स्टेट हेड मध्य प्रदेश से। प्रकाश व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक, जिनको काफी वर्षों से अनुभव है किस तरीके से सरकारें चुनी जाती हैं। और नगर सरकार की बात हम करेंगे। कानूनगो जी हमारे साथ हैं, राजेंद्र कानूनगो सर, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत आपसे ही करना चाहती हूँ, जिस प्रकार का परिदृश्य रहा, हमने 17 तारीख की भी जो मतगणना है उसको भी देखा, और आज जो मतगणना सुबह से शुरू हुई, लगभग जो चुनाव के परिणाम आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि नतीजे सुबह से हम ये कयास लगा रहे थे कि किस तरीके से परिणाम आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्याशित जीत भी हासिल हुई है, जहां पर कांग्रेस के खेमे में भी काफी खुशियां देखी जा रही हैं। देखिए, इसके पहले जब चुनाव हुए थे नगर सरकार के, उस समय 16 नगर निगम में से 16 की 16 नगर निगम बीजेपी के खाते में आई थी और कांग्रेस को कुछ नहीं मिला था, दूसरे दलों को कुछ नहीं मिला था। इस वक्त की जो तस्वीर है वो साफ है। पिछले राउंड के चुनाव में और अभी के आज के चुनाव में ये दोनों जो नतीजे सामने आए हैं, इसमें बीजेपी को कुल जमा 9 सीटें हासिल हुई है। 16 में से 9, 7 उससे बाहर चली गई। वो 7 में से 5 कांग्रेस की है और एक आपके पास गई है, एक निर्दलीय को गई है। और निर्दलीय को भी जो सीट गई है वो आपसी द्वंद्व के कारण गई है, क्योंकि बीजेपी ने जो कैंडिडेट को टिकट की आस थी उसको न दे करके और किसी और को टिकट दिया, और वो जो निर्दलीय रूप में कैंडिडेट खड़ा हुआ उसने वहाँ पर जीत हासिल की। तो ये आज की जो स्थिति है, इसमें बहुत ज़्यादा न कांग्रेस को न बीजेपी को खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि बीजेपी फिर भी 9 जगह पर अपने जीत का प्रचंड जो लहरा चुकी है झंडा। जी कानूनगो सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ अजय सिंह जी जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस से। अजय सिंह जी, बहुत स्वागत है सर आपका वीआईपी न्यूज में। जी नमस्कार। सबसे पहले बधाई आपको, जिस तरीके से अप्रत्याशित जीत जो नजर आ रही है, 2 मेयर सीटें आप जीत कर सामने आए हैं, और कहीं ना कहीं जीत का जश्न अब कांग्रेस कार्यालय से यहां तक सुनाई दे रहा है। कितने आप उत्साहित नजर आ रहे हैं, और जो आशा थी, क्या आशा से ऊपर आप नजर आ रहे हैं? किस तरीके से विश्लेषण कर पा रहे हैं इन मतगणना के हिसाब से जो आज सुबह से शुरू हुई है? काफी अच्छा परिणाम रहा रीवा डिवीजन में जी, और सभी जगह कांग्रेस की बढ़त मिली है। और रीवा खास तौर से नगर निगम और सीधी जिले में जो ऐतिहासिक जीत हुई, इसके लिए एक नया संदेश प्रदेश में गया है। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच
चलिए, अजय सिंह जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन उत्साह है और जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी। हमारे साथ कानूनगो जी के अलावा प्रकाश व्यास जी भी हैं, स्टेट हेड मध्य प्रदेश का काफी अच्छे से आपने विश्लेषण किया है व्यास जी। और हर सीट पर वीआईपी न्यूज की जो टीम है वो नजर बनाए हुए थी। रीवा की ही हम जो बात कर रहे थे, जिस तरीके का परिणाम आ रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि सुबह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांटे की टक्कर है बीजेपी कांग्रेस में, लेकिन एकदम से उलटफेर हुआ। जहाँ तक रीवा का सवाल है, देखिए रीवा में कुछ बड़े मुद्दे निकल के सामने आए जो बाकी महापौर प्रत्याशियों के लिए बिल्कुल ना के बराबर थे। रीवा में विशेषकर सबसे बड़ा जो मेरी बातचीत हुई थी वहाँ के लोगों से, वहाँ के पत्रकारों से, उन्होंने कहा था कि जन आक्रोश वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रहा। जन आक्रोश इसलिए कि वहाँ पे बीजेपी ने जो वादे किए थे नगर निगम चुनाव जीतने के बाद, उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ। सड़कें वहाँ की खराब थी, गलियों के बुरे हाल थे, और भी जो लोगों को जल की और बाकी समस्या थी वो लगातार थी, जनता शिकायत कर रही थी। दूसरा, प्रदेश में भोपाल से ही रीवा को कंट्रोल किया जाता था, तो जनप्रतिनिधियों के पास ज़्यादा फंड नहीं आते थे। उसके अलावा वहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी है वो भी शासन और सत्ता से नाराज़ थे, क्योंकि उनका कोई प्रमोशन नहीं, कोई डेवलपमेंट के नाम नहीं हुआ था। व्यापारी वर्ग इसलिए नाराज रहा कि व्यापारी वर्ग को महंगाई से बहुत सारा व्यापार नुकसान उठाना पड़ा, व्यापार घटता चला गया। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आम आदमी पार्टी की एंट्री। आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे एक पार्षद की सीट जीती है, और आम आदमी पार्टी ने पिछले 4 साल में वहाँ संगठन और जमीनी स्तर पर बहुत काम किया है। इसलिए डायरेक्ट जो डेंट है कांग्रेस को ना लगते हुए बीजेपी को लगा है। रीवा में जो है अप्रत्याशित परिणाम हमको देखने को मिला है। अजय मिश्रा जी की छवि बहुत साफ सुथरी रही, क्योंकि 3 बार के पार्षद रहे रीवा में, और उन्होंने इतने अच्छे काम किए कि लोगों के जहन में वो काम थे, और यही कारण रहा कि अजय मिश्रा जी विजयी बने। बिल्कुल, तो अजय मिश्रा जी विजयी बने हैं और लगभग 9000 प्लस जो है उनका आंकड़ा जो है वो नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाए 23 साल बाद, क्योंकि 1995 में चुनाव हुए, अमीरुल्लाह खान चुनाव जीत कर आए, महापौर बने, उसके बाद 23 साल बाद जो वनवास है वो टूटा है। और लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। मुरैना की बात कर लेते हैं कानूनगो जी। जिस तरीके से मुरैना की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर का गढ़, और ये प्रतिष्ठा दांव पर थी बीडी शर्मा जी की, नरेंद्र सिंह तोमर जी की, क्योंकि कहा जा रहा था सत्ता संगठन में अगर केंद्र की चाबी सौंपी जाती है तो कहीं ना कहीं अपना गढ़ बचाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। अपना गढ़ नहीं बचा पाए, इसको लेकर भी काफी चर्चा है। बिल्कुल, चर्चा में अवश्य ये चीजें रहेंगी, क्योंकि जो दोनों संभाग है मुरैना और ग्वालियर जी, दोनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर, इनके आपसी जो संबंध है या जो राजनीतिक संबंध है वो अलग अलग प्रकार के हैं। और जो टिकट वितरण हुआ है वो नरेंद्र सिंह तोमर की अनुशंसा पर हुआ है, और उसी का परिणाम ये देखने को मिला कि न ग्वालियर इनके पास रहा और न मुरैना रहा, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी प्रतिष्ठाएं थी, और उसको प्रतिष्ठा को बचाने के लिए दोनों ने जो भी है कार्य किए वहाँ पर वो जनता के सामने है। और यही सबसे बड़ी एक चीज़ सामने आई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि मैं वहाँ पर प्रचार के लिए नहीं जाऊँगा, तो वो नहीं गए। वो साफ उस चीज़ से बाहर बच करके निकल आए कि मेरी कोई जिम्मेदारी। ये कहा जा सकता है कि पहले से अंदेशा था कि ये गढ़ हम नहीं बचा पाएंगे, मुरैना का जो किला है वो फतेह नहीं कर पाएंगे क्या? बिल्कुल, ये इसके राजनीतिक कारण है वहाँ स्पष्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि एक तरफ महाराज और एक तरफ तोमर साहब, तो दोनों चीज़ों को यदि सम्मिलित करके हम देखें तो न वहाँ पर बीजेपी से कोई मतलब है, न वहाँ पर कोई कांग्रेस से मतलब है। वहाँ व्यक्तिशः राजनीति चली है, और इसीलिए एक प्रकार से डोमिनेटिंग पॉलिसी वहाँ पर सामने हमको देखने को मिल रही है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं, क्योंकि उनको ग्वालियर भी उनकी पसंद से टिकट दिया गया था और मुरैना उनका गढ़ है ही, तो दोनों जगह न वो जीत पाए। इस चीज़ का भरसक प्रयास हुआ है, अंदर से सेबोटेज हुआ है, और किस प्रकार की राजनीति वहाँ पर देखने को मिल रही है
ये आप और हम सब लोगों के सामने है। जी बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषण अगर हम ये भी करके देखें, जिस प्रकार से जो सीट का वितरण हुआ, लगातार निर्दलीय निकल कर आए, और निर्दलियों के लिए ये कहा जाता है कि उनका राजनीतिक डीएनए क्या है। अगर वो कांग्रेसी हैं, अगर वो बीजेपी हैं, तो उनका एक राजनीतिक डीएनए होता है। वो निर्दलीय लड़ते हैं, थोड़े दिन बागी होते हैं, फिर उनको जहां मौका मिलता है उस राह पर वो चल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वोट कटवा साबित होते हैं। अगर बात कर ली जाए, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि जो नाराज थे बीजेपी से, और एक और बात यहां निकल कर आई है शहर सरकार में, क्योंकि पार्षद जो है बीजेपी के चुनकर आ रहे हैं, वहां कोई गुरेज नहीं है, जनता उनको चुन रही है, लेकिन जहां पर महापौर चुनने की बारी आई, हमने पिछला जो मतगणना देखी वहां पर जबलपुर की बात की जाए, संस्कार थानी की, जो चेहरा चुनकर बीजेपी ने सामने खड़े किया जितेंद्र जामदार, वो कहीं ना कहीं जनता से उतने मुखातिब नहीं, उतने रूबरू नहीं, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक परिणाम देखिए आप, जो कि देखने को मिल रहा है बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं विश्लेषण करना चाहिए। बिल्कुल, ये जितेंद्र जामदार जी जो हैं, उन जिनको टिकट वहां पर दिया, ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की निजी पसंद के हिसाब से रहे हैं। नर्मदा यात्रा जब निकली थी शिवराज जी की, उस समय इन्होंने बड़ा उसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, तो इस प्रकार वो उनके निजी उम्मीदवार थे, तो न, और वीडी शर्मा जी का भी जो है उसमें योगदान था उनके टिकट उनको दिलाने में। तो वीडी शर्मा जी और नड्डा जी जो बीजेपी के आपके अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं, उनका ससुराल वहाँ पर है, वहाँ पर भी जो है बीजेपी अपना कैंडिडेट को नहीं जिता पाई और कांग्रेस को जीतना वहाँ पर सरल हुआ। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, इसमें यहाँ पर एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि 16 के 16 जो है नगर निगम बीजेपी के पास थी, तो कांग्रेस में नए उत्साह का एक संचार हुआ है, और नए कार्यकर्ता जो सोए पड़े थे वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए हैं, क्योंकि उनको 5 सीटें तो ये मिली हैं। कानून सर, मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ राम निवास रावत जी मुरैना से जुड़ रहे हैं। रावत सर, बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में आपका। नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार, और बहुत बधाई भी देना चाहेंगे जिस प्रकार से 12,874 लगभग जो वोट हैं उनसे जीत दर्ज कराई है कांग्रेस प्रत्याशी शारदा सोलंकी ने। कितनी खुशी, कितना उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, मुरैना बहुत वैसी सीट रही है जी, जो मुरैना से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी सांसद हैं जी। मुरैना जी सीट से कांग्रेस उत्साहित है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में 5 सीटें लगभग जीत चुकी हैं और भी काउंटिंग चल रही है, और नगर पालिका नगर परिषदों में भी काफी संख्या में जीत दर्ज हो रही है जी। कांग्रेस की 23 में अगली सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की बनेगी, और कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ रहा है जी। तो बीजेपी से लोग नाराज भी हैं, और कांग्रेस का जनाधार जबरदस्त रूप से तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल। प्रकाश व्यास जी हमारे साथ स्टेट हेड जुड़े हैं, सर कुछ सवाल करना चाहेंगे आपसे। रावत जी नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो आपको। रावत सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? राम निवास रावत जी हम तक जुड़े हुए हैं, सर आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, हमारे साथ प्रकाश व्यास जी जुड़े हुए, कुछ सवाल करना चाहेंगे सर आपसे। रावत जी नमस्कार। नमस्कार। आपको बहुत बहुत बधाई हो इस जीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि उस मुरैना ग्वालियर इलाके में कांग्रेस ने अपनी मेहनत से सीट अर्जित करी है कि बीजेपी जानबूझकर हारी है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वजह से मुरैना और ग्वालियर में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 57 वर्ष बाद पहली बार ग्वालियर में कांग्रेस जीती है। बहुत प्रयास किए, काफी बड़े नेता थे, सब चले गए जी। और मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप भी जानते हो जी कि पहले कांग्रेस में रह के क्या होता था, अब वो सब चीजें बीजेपी में पहुंच गई हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत बहुत बधाई हो एक बार पुनः। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, कड़े परिश्रम और कड़े उत्साह और कमलनाथ जी के कुशल नेतृत्व के कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नया संचार हुआ है
नया उत्साह जागा है, नए उत्साह का संचार हुआ है, इसलिए कांग्रेस ने जीत दर्ज किया। जी रामनिवास रावत जी, एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार ये इल्जाम कांग्रेस पर लगते आए हैं कि बीजेपी में सत्ता संगठन है, सब मिलकर नेतृत्व के साथ मिलकर काम करते हैं और कार्यकर्ता भी उसी उत्साह से कार्य करते हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने इस प्रकार जो चेहरे चुने, या ये भी कहा जा रहा है कि आपने जो सिलेक्शन किया वहां पर उतना रिजेक्शन उस तरफ से नहीं आया, और यही वजह रही जो चेहरे खड़े हुए शहर सरकार के लिए, उनको जनता ने सराखों पर बिठाया और 2 महापौर आप चुनकर लेकर आए। ये थोड़ी सी कम आवाज आ रही है आपकी। जी सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 रावत जी, मेरा सवाल ये था कि लगातार कांग्रेस पर ये इल्जाम लगते आए हैं कि बिखराव है, सत्ता संगठन जिस प्रकार से बीजेपी के पास है वो संगठन आप में नजर नहीं आता, लेकिन इस चुनाव में कहीं ना कहीं कमलनाथ जी ने जो पुरजोर कोशिश की कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने की, एक साथ उनमें कहीं ना कहीं जोश भरने की, क्या वो जोश अब बरकरार रहेगा, क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है ये चुनाव? बिल्कुल पूरा जोश बरकरार रहेगा। कमलनाथ जी के कुशल नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं और एकजुट हैं। जी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अब कोई गुटबंदी नहीं है, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है कांग्रेस में, और संगठन को मजबूत करने का काम कमलनाथ जी ने किया है। और इस सेमीफाइनल को देख के निश्चित रूप से 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कमलनाथ जी ने कैंडिडेटों का भी जो चयन किया है वो भी बड़ा चिन्हित करके चयन किया है जी। और ऐसे ही अगर चिन्हित करके एमएलए का चयन किया गया तो निश्चित रूप से कांग्रेस एकजुट होकर के कमलनाथ के नेतृत्व में 2023 में सरकार बनाएगी। बिल्कुल, तो आज जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं आशा से भरे हैं, और कांग्रेस के लिए बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामनिवास रावत जी मुरैना से हमारे साथ जुड़े कांग्रेस से, और लगातार और भी बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा जी, और विजयी प्रत्याशियों को, पार्षदों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार पुनः बधाई आपको। और चलिए हमारे साथ पवन सिलावट जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। पवन, जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए, आपने नजर बनाए रखी चुनावों का वो दौर जहां पर रैलियां चल रही थी और अब मतगणना जारी है, क्या कुछ ताजा अपडेट्स? जी आपको बता दूं, रायसेन जिले में दूसरे चरण की मतगणना, दूसरे चरण के नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज मतगणना थी। इस मतगणना में आपको बता दूं सभी जगह बीजेपी ने बाजी मारी है। वहीं दूसरी ओर एक सांची विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गैरतगंज है, यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। इस स्थिति में देखी जा रही है कि भाजपा के 3 रहे हैं, बाकी वहां पर 9 प्रत्याशी जो निर्दलीय हैं उन लोगों ने बाजी मार दी है। इस भाजपा की इस नीतियों को लेकर वहां या मुख्य स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का गढ़ कहा जाता है, वहां पर प्रभुराम चौधरी के गढ़ में ही निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। वहां पर आज वह बहुत उत्साह पूर्वक वहां गौरगंज गैरतगंज तहसील है, वहां पर काफी उत्साह देखा जा रहा है। निर्दलीयों के द्वारा इस बाजी में काफी उत्साह देखा जा रहा है और भाजपा की 3 सीटें वहां से आई है। ये स्थिति देखी जा रही है दूसरे चरण के नगरीय निकाय चुनाव के आज गणना में। बिल्कुल पवन, जिस प्रकार से आप बात करें, निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो इस पूरे चुनावी रण में कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए संकट लेकर खड़े हुए हैं। लगातार उनके वोट भी कट रहे हैं और नोटा भी देखा जा रहा है, क्योंकि एक नकारात्मकता और एक रिजेक्शन जनता ने, क्योंकि आपने जो बात की भाजपा की नीति, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन, प्रत्याशियों का सिलेक्शन सबसे मजबूत होता है, उसी के आधार पर जनता आपको चुनकर लेकर आती है। और सीधी की आप बात कर रहे हैं जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार जीत रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब बहुत ज्यादा विश्लेषण और कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। जी आत्मचिंतन का विषय था, इसलिए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जो प्रचार कर रहे थे, जबकि इस नगरीय निकाय चुनाव में जैसे मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे थे, नीचे विधायक से लेकर और मंत्री भी प्रचार कर रहे थे। तो क्या स्थिति आई सामने कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्या दिखा कि मुख्यमंत्री ही कर रहे हैं ये नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार? वहीं दूसरी ओर सभी जगह भारतीय जनता पार्टी ने तो बाजी मारी है। मन यहाँ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के गढ़ में ही यहाँ पर निर्दलियों ने बाजी मार दी है और भाजपा को आड़ में रख दिया है। जी हमारे साथ प्रकाश व्यास जी स्टेट हेड जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। सर को सवाल आपके। मेरा सवाल ये है आपसे कि रीवा में क्या अब कांग्रेस पुनर्जीवित हो रही है? बीजेपी के लिए वहां काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनावों में। पवन, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 मेरे तक आवाज पहुंच रही है।
बीजेपी के जो स्थिति बहुत गड़बड़ चल रही है, इसलिए तो मुख्यमंत्री जैसे प्रचार कर रहा है। हो सकता है अगली पारी में कांग्रेस बाजी मारेगी। कांग्रेस की वजह एक और बहुत बड़ा मामला सामने आया है कि आम आदमी पार्टी भी मैदान में देखी जा रही है। हर जगह आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे, वहीं कांग्रेस के थे, मगर इस उदयपुरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाली जगह में कोई आम आदमी पार्टी का कोई प्रत्याशी बाजी नहीं मार पाया है। मगर इस रायसेन जिले में देखा जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है, मगर कांग्रेस ने भी कहीं से हुंकार भरी थी, मगर वहां कांग्रेस के प्रत्याशी हर विधानसभा से कहीं से 2, कहीं से 4, कहीं से 5, मगर आज भी लाइन में लगे हुए हैं कांग्रेस के ये प्रत्याशी थे और कांग्रेस पार्टी। मगर भारतीय जनता पार्टी आज भी भारी पड़ रही है दोनों पार्टियों को लेकर। मेरा एक और प्रश्न था आपसे। जी जी पवन, आवाज आ रही? मेरा एक और प्रश्न था आपसे। जी 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 रायसेन या मध्य प्रदेश की बात करें तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या आपका आकलन या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से बेहतर या बीजेपी के आसपास कुछ हासिल कर पाएगी या अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी चुनावों को देखते हुए विधानसभा के अगले साल? अब देखिए, आप जब इतने नगरीय निकाय चुनाव, संबंधों के चुनाव में मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं तो क्या आकलन करेंगे कि भाई हो सकता है कि जैसे मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने परचम लहरा दिया गया, आम आदमी का मध्य प्रदेश में प्रवेश हो गया है। हो सकता है अगली पारी में कांग्रेस पार्टी भी बाजी मारे और आप इस मैदान में देखी ही जाएगी। 2023 के इस विधानसभा चुनाव में हर जगह आपको आम आदमी पार्टी देखी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए वहां पर तैनाती देखी जा रही। आज भी आम आदमी पार्टी का हर जगह दबदबा है, हर जगह प्रत्याशी थे, मगर वो बाजी नहीं मार पाए है किसी बात को लेकर। हो सकता है कि मुख्यमंत्री के प्रचार से जनता प्रभावित हो गई है। जनता इस गरीब तबके को, लोगों को इतनी योजनाएं दी है सरकार ने, उन योजनाओं को लेकर स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे थे प्रचार। इस बात को लेकर जनता के द्वारा फिर से भारतीय जनता पार्टी की नगरों में सरकार बनवा दी गई है। इस बात को लेकर काफी चिंता का विषय हुआ। जी बिल्कुल, तो चलिए बहुत शुक्रिया पवन, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो रायसेन की हम बात कर रहे थे जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी भी बाजी मारते नजर आए हैं और यही वजह है कि लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की चिंताएं भी उन्होंने बढ़ाई। प्रकाश सर, अगर हम बात करें जिस तरीके से लगातार जब ये सामने आ रही थी लिस्ट, तो काफी सोच विचार करना पड़ रहा था पार्टी के सामने। बहुत असमंजस की स्थिति थी कि टिकट हम किसको दें, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, किसी से छुपा नहीं है कि किस तरीके से कुछ मतभेद भी हैं टिकट बंटवारे को लेकर, या फिर किसके प्रत्याशी को तवज्जो दी जाए, किस प्रत्याशी को नकारा जाए, ये बहुत बड़ी वजह रही है। रतलाम को ही अगर हम देख लें, दूसरी बार निगम चुनाव, पहला चुनाव बीजेपी ने जीता था। रतलाम में बीजेपी के महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल लगभग 8,500 वोटों से जीते हैं। तो कुल मिलाकर जहां पर कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत दमदार रहा, वहां पर बिल्कुल बिना संशय के जीत हासिल की। जहां तक प्रश्न सिलेक्शन का है, उम्मीदवारी का, जी, चुनावों में, खासकर निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में देखा गया है कि हर व्यक्ति अपने प्रभाव से, अपने पहचान से टिकट के लिए ललायत था। और जो बीजेपी ये दम बढ़ती है, ये बड़े वादे केंद्र सरकार मोदी जी करते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन यहाँ इन चुनावों में परिवारवाद बीजेपी के अंदर भी देखा गया। ऐसे बहुत से प्रत्याशी चुने गए जिनके कुछ ना कुछ प्रभाव प्रदेश की राजनीति में या राष्ट्रीय स्तर राजनीति में था। उन लोगों के अनुशंसा पर परिवार के लोगों को टिकट दिया गया। यहाँ तक भी सुनने में आया था कि बड़े बड़े केंद्रीय मुख्यमंत्री के अलावा और भी मंत्री थे, उन्होंने भी काफ़ी दबाव डाला था संगठन पे और आरएसएस पे कि टिकट बंटवारे में उनके परिवार को पहला मौका दिया जाए। ये एक बड़ी अफसोसजनक बात है एक ऐसे संगठन के लिए जो परिवारवाद का विरोध बड़े सक्रिय रूप से करती आ रही है। कांग्रेस में खैर ये तो परंपरा चली आ रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस परंपरा को कहीं ना कहीं अब पीछे छोड़ने का संकल्प लिया है, ऐसा देखने में आया है। विशेषकर जो हम बात कर रहे थे ग्वालियर और जबलपुर क्षेत्र की, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के इस कमी को दूर को पकड़कर जीत हासिल करी है। और बात करें मालवा की, मालवा में भी आप देखें कि जो प्रत्याशी चुने गए महापौर पद के लिए या पार्षद के लिए, वो एकदम ऐसे प्रत्याशी थे जिनका बिल्कुल भी कवायद नहीं थी कि इनका नाम इसके लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और लोगों ने उन नए चेहरों को देखते हुए
वोट करा है। और कांग्रेस में संजय शुक्ला की इंदौर की बात करें, चूँकि उनके पिताजी और बाकी संजय शुक्ला खुद काफ़ी समय से कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं, एक विधायक रहे हैं, और विधायकों ने अपनी विधायिका को दांव पे लगाया है महापौर चुनाव के लिए। जी बिल्कुल। कानून को सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से अगर बात करें चुनावों को लेकर, क्योंकि शहर सरकार की जब बात होती है या फिर जब दूसरे चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं या फिर विधानसभा चुनाव होते हैं, तब ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है। सरकार जो होगी, जिस तरीके का चेहरा होगा, अगर नेतृत्व का, उस तरीके से ही वोटिंग होगी, उसी तरीके से जनता अपने प्रत्याशियों को चुनेगी। लेकिन जब बात होती है नगर पालिका की, नगर परिषद की या फिर महापौर की, चेहरा महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जनता से कितना जुड़ाव है, जनता उनको कितना स्वीकार कर पाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार सुबह से, यही एक सबसे बड़ा जो विषय है, चर्चा में है कि नगर परिषद में तो बीजेपी दमखम के साथ आ रही है, जो निचले स्तर की या जो कि ग्रामीण सरकार है, वहां पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी को नकारा नहीं जा रहा, लेकिन शहर सरकार के मामले में थोड़ी सी चूक हो रही है और इसको लेकर बीजेपी, हालांकि जो वक्तव्य सामने आ रहे हैं कि मंथन करेंगे। अगर हम दूसरी तरफ देख लें बुधनी, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तीनों की तीनों, जो वहां पर नसरुल्लागंज हो, रेहटी हो या फिर तीसरा जो उनका नसरुल्लागंज के अलावा है बुधनी उनका गृह नगर है, वहां पर सीधे सीधे जीत हासिल की, वहां पर लोगों को बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी। उसके बाद छिंदवाड़ा का अगर हम बात कर लें, छिंदवाड़ा परासिया देखिए, वहां पर जिस तरीके से परिणाम निकलकर सामने आए, तो कुल मिलाकर जहां जिसका वर्चस्व है वहां पर अगर वो अपनी सीट बचा पा रहे हैं तो कुल मिलाकर जनता का वो धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन इस बार उस प्रकार की स्थितियां नहीं दिख रही हैं। कुछ ऐसी जगह जहां पर हमने नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात कर ली, प्रभुराम चौधरी जी की बात कर ली, वीडी शर्मा की बात कर ली, वो अपना गढ़ नहीं बचा पा रहे। देखिए, इसमें जो है, जो लगातार घनिष्ठ जनता के साथ संपर्क जी, अब जैसे बुधनी की यदि हम बात करें तो बुधनी में चाहे मुख्यमंत्री कभी जाएं अथवा न जाएं या बहुत लंबे गैप के बाद जाएं, लेकिन वहाँ के जो खास कार्यकर्ता हैं वो लगातार सतत जो है मुख्यमंत्री के संपर्क में बने रहते हैं और बुधनी के विकास कार्य के लिए अलग से बैठकें मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित की जाती हैं। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र के लिए तो कोई अलग अलग बैठक कभी होती नहीं है विधानसभा क्षेत्रवार, लेकिन बुधनी के लिए होती है। तो ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं और एक व्यक्तित्व उनका, और फिर ये कि अगर बुधनी में बीजेपी कहीं किसी सीट पे लूज कर जाती है जी, तो ये सीएम के लिए बड़ा शॉकिंग रहेगा। इसलिए वहाँ जो है वो पूरा ध्यान भी दिया जाता है। और दूसरी चीज़ एक और ये है कि बुधनी के जो लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से मुख्यमंत्री के सतत संपर्क में हैं, उनके परिवार के संपर्क में हैं, उनके बेटे, उनकी पत्नी उनके संपर्क में रहते हैं, वहाँ का जो स्टाफ है वो उसके संपर्क में रहते हैं। तो ये एक कारण है। दूसरा, कमलनाथ जी का जहाँ तक छिंदवाड़ा का हम बात करें जी, तो छिंदवाड़ा में भी चूँकि कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो उनका जो संपर्क है और इतने वर्षों से वहाँ के वो सांसद हैं, अब उनके बेटे वहाँ पर सांसद हैं, तो ये भी एक कारण है कि वो सतत जो है उनके संपर्क में बने हुए हैं और इस कारण मतदाताओं से उनका घनिष्ठ जो है संपर्क बना हुआ है। अब यदि मुरैना की और ग्वालियर की यदि हम बात करें तो मुरैना में उतना सतत संपर्क नरेंद्र सिंह तोमर का नहीं रह पाया जितना कि कमलनाथ जी का और शिवराज जी का अपने मतदाता उनसे जो संपर्क रहा है, उतना उनका संपर्क नहीं रह पाया। ये ज़रूर है कि वो वहाँ के सांसद हैं, दौरे करते रहते हैं, सभाएं लेते रहते हैं, लेकिन जो डोर टू डोर या जो मैन टू मैन संपर्क है वो उनका उतना नहीं हो पाया था। और जैसा कि मैंने इसके पहले भी कहा था कि और दूसरे राजनीतिक कारण भी हैं जो मुरैना और ग्वालियर में जो है वो बीजेपी जीत नहीं पाई। बिल्कुल, तो बहुत सटीक विश्लेषण आप कर रहे हैं। यहाँ पर कटनी का जिक्र कर लेना बहुत जरूरी है व्यास सर, क्योंकि कटनी में बहुत दिलचस्प और रोचक मुकाबला रहा है। जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस के बीच कहा जाता है कांटे की टक्कर, लेकिन यहाँ तो जो निर्दलीय हैं वो ही बाजी मार के ले गए और अच्छे खासे अंतर से। इसके लिए क्या कहेंगे?
निर्दलीय तो हम कह नहीं सकते क्योंकि वो बीजेपी से जुड़ी हुई थी और उनको टिकट ना मिलने बागी के कहा जा सकता है। बागी कहा जा सकता है। तो देखा जाए तो बीजेपी की उम्मीदवार थी और बीजेपी के ही लोगों ने उनको जिताया है और कांग्रेस का समर्थन भी उनको मिला है। और प्रीति सूरी कोई बड़ा चेहरा या बड़ा नाम वहाँ का नहीं रहा है, लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन चूंकि कार्यकर्ता काफ़ी नाराज थे संगठन के अंदर, उन लोगों ने उनकी जीत को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बिल्कुल। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का संसदीय क्षेत्र है, बात वही फिर निकल कर आ रही है। बागी होकर अगर एक प्रत्याशी, जो कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि एक डीएनए होता है हर प्रत्याशी का, बीजेपी का डीएनए, और बागी होकर वो जीत कर आ रही हैं प्रीति सूरी, और जो आंकड़ा है वो लगभग 5000 प्लस से वो जीत रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर आप किसी को नकारते हैं तो कहीं ना कहीं जनता अगर साथ देती है तो इस पॉलिटिक्स को क्या कहा जाए? ये राजनीति नहीं है जी, ये तो जीत और हार में एक मैनेजमेंट का काम किया गया है कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा, इसलिए इतना बड़ा अंतर हमको जीत का दिख रहा है। जी बिल्कुल। कानून जी क्या कहेंगे कटनी के विश्लेषण में? कटनी में यदि हम स्पष्ट रूप से देखें तो संजय पाठक को हम अलग करके कटनी की बात को नहीं देख सकते, बिल्कुल। क्योंकि वो, उनके पिताजी पूर्व में मंत्री रहे हैं, लोगों से संपर्क उनका सतत बना रहा है। वो संजय पाठक जो है स्वयं जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, वहाँ पर बड़े कारोबारी हैं, खनन के बहुत बड़े व्यापारी हैं, और इन सब चीज़ों को देखते हुए और जनता के दुख दर्द में वो खड़े होने वाले व्यक्ति रहे हैं शुरू से, तो जनता पर, जनमानस पर उनकी पकड़ बड़ी तेज है। अब इस बार टिकट वितरण में कहीं मतभेद रहा या मनभेद रहा, और इसके कारण जो है वो बीजेपी से उनको टिकट प्राप्त नहीं हो पाया जी। और उनको बागी होकर के और चुनाव लड़ना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं एक, इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते कि ये रोल निश्चित रूप से उसमें रहा। मैं आपको रोकना चाहूंगी कानून जी, हमारे साथ संतोष उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। संतोष उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। नमस्कार सर जी। सर, सुबह से ही आपकी नजरें जो हैं वो स्क्रीन पर टिकी होंगी कि आज की मतगणना में क्या कुछ निकल कर आता है, कांग्रेस का जो उद्धार है वो हो पाएगा या बीजेपी क्लीन स्वीप जिस तरीके से लगातार करती आई है। लेकिन इस बार चुनावों के जो नतीजे आ रहे हैं काफी चौंकाने वाले हैं। इन चौंकाने वाले नतीजों पर आपका विश्लेषण क्या कहता है? निश्चित रूप से भाजपा का जो ये चुनाव है मेयर का 16 सीटों पे इन सीट की बजाय ये पिछड़ते जा रहे हैं, जिसका दूरगामी परिणाम ये रहेगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। निर्दलीय और आप का बढ़ना भाजपा की ये खतरे की घंटी साबित हो रही है। रीवा मुरैना जैसे शहरों में कांग्रेस का उदय, ज्योतिरादित्य के गढ़ में कांग्रेस का उदय होना निश्चित रूप से भाजपा के लिए ये खतरे की घंटी हो गई। बिल्कुल खतरे की घंटी है, वोट कट रहे हैं। और जिस तरीके से चुनावों के परिदृश्य में देखें, खरगोन का जिक्र आज कुछ ज्यादा हो रहा है। 7 कैंडिडेट एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी लेकर आते हैं और मध्य प्रदेश में घुसपैठ करके वो अपनी सभा भी करके चले जाते हैं, रैली करके चले जाते हैं। 7 में से 3 कैंडिडेट जीत कर आ रहे हैं। सर, इस जीत पर क्या कहेंगे? जीत इसलिए हो रही कि अभी पिछले दिनों जब रामनवमी के उस पे मामला हुआ था नवरात्र में, तो उसका असर है। ये हिंदुत्ववादी एजेंडे पे जो चुनाव लड़ते हैं भाजपा के लोग, उनकी बी टीम के रूप में काम कर रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे मोबिलाइज हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम, जो चाहते हैं कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम हो, तो वहां पे खरगोन में साबित हुआ, जिसके कारण ये एआईएम की जीत हुई वहां पे। जी सर, एक सवाल और काफी दिलचस्प है। अरुणा उपाध्याय वार्ड नंबर 2 से सिलेक्शन देखिए कैंडिडेट का, जहां कहा जा रहा था कि अल्पसंख्यकों का सिलेक्शन किया जाएगा, लेकिन कैंडिडेट का सिलेक्शन भी इस तरीके से किया गया है। इस रणनीति और दूरदर्शिता पर क्या कहेंगे? हर स्थान पे, हर वार्ड में सारी पार्टियां वहां के समीकरण को देखती हैं। उसमें अरुणा उपाध्याय को उन्होंने टिकट दिया और कुछ इधर के उनको मत मिल गए और बाकी उनकी टीम के मत मिल गए, जिसके कारण अरुणा उपाध्याय आगे हो गई वहां पे। जी, हमारे साथ सर प्रकाश व्यास जी हैं, मध्य प्रदेश स्टेट हेड, को सवाल करना चाहेंगे। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार संतोष जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो भी सफलता असफलता इन चुनावों में बीजेपी को मिली है, तो सफलता के लिए निसंदेह शिवराज सिंह
स्वयं जो है इसका श्रेय लेना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कार्य किया है और इन चुनाव में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की है। लेकिन जिन पॉकेट्स में असफलता मिली है उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा बीजेपी में? इसमें निसंदेह भाजपा संगठन की कमी रही। छोटे कार्यकर्ताओं को, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं पे जो इन लोगों ने अनदेखी किया है, उनको नजरअंदाज किया है, उसका खामियाजा है। चुनाव में हार देखनी पड़ रही इनको। अभी हमारी कटनी में बात हो रही थी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से, उनका कहना था कि बड़े नेता यहाँ लगातार जमे रहे, यहाँ पे निर्दलीय मेयर जीत गई, लेकिन हम लोगों की उपेक्षा जो की गई, अंदर अंदर यहाँ पे चुनाव भाजपा बनाम भाजपा हो गया। यही कारण रहा कि छोटे लेवल के कार्यकर्ता चुनाव में पूरे मन से सहयोग नहीं दे पाए। जी जी, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। संतोष उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े और जिस तरीके का विश्लेषण है, निश्चित तौर पर अगर दूसरी पार्टीज की एंट्री हो रही है, अगर यहाँ पर कानूनगो जी ये देखना दिलचस्प होगा, जहां पर कांग्रेस बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हुआ करती थी, अब वहां बागी हैं, निर्दलीय हैं, और उससे महत्वपूर्ण कि अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी की झाड़ू भी चलती नजर आएगी, उसके अलावा ओवैसी भी यहाँ पर नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी को काफी जो है यहाँ पर कड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे। अब बिल्कुल, ये आम आदमी पार्टी ने जो अपना धरातल बनाया है, एक महापौर और 2 या 3 जगह उनके पार्षद भी जीते हैं, तो ये अब अगले चुनाव जो विधानसभा के होने वाले उसमें ये लगभग पूरे प्रदेश में इनके कैंडिडेट खड़े होंगे, और निश्चित रूप से इसका जो लाभ है वो या तो आम आदमी को स्वयं मिलेगा, उनके विधायक चुनकर आएंगे, और यदि नहीं आ पाते हैं उनके विधायक, तो वो जो जो उनको जो वोट मिलेंगे वो निश्चित रूप से बीजेपी के नाराजगी के वोट उनको मिलेंगे, और उसका फायदा कांग्रेस को निश्चित रूप से होने वाला है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए एक समस्या बन के खड़ी होगी, ये बीजेपी को सोचने का एक विषय अभी फिलहाल बन रहा है, क्योंकि जुलूस निकल सकते हैं और तमाम खुशियां मनाई जा सकती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो दुख सालेगा बीजेपी को कि हमारे इतने 9 हम जीत पाए, 7 हमारे हाथ से चले गए, और अभी चुनाव में सारे मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री स्वयं सब लोग लगे थे। अब जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें सबको अपना अपना क्षेत्र देखना पड़ता है। बड़े नेता आते हैं, वो बड़ी रैलियां करके चले जाते हैं, इतना संपर्क जो है वो कार्यकर्ता ही करता है, और कार्यकर्ता की नाराज़गी कहीं ना कहीं बीजेपी को ये महसूस करा रही है कि हमने कार्यकर्ताओं को जो है वो विशेष ध्यान उनके अनुशंसाओं पर, उनके लाए गए कार्यों पर नहीं दिया, और अब अभी भी समय है। अब बीजेपी इसमें क्या कर पाती है, पर निश्चित रूप से बीजेपी के लिए ये एक सोचने का विषय तो अवश्य ही बन गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है यहाँ पर कि जब दूसरी पार्टी आती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो एक विपक्ष के तौर पर थी, अब जनता को ऑप्शन मिल गया है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर इस मामले में पड़ती नजर आ रही है। अगर आम आदमी पार्टी की महापौर बनकर आती हैं तो ये माना जाए कि वहां पर कांग्रेस को नकार दिया गया दूसरे विपक्ष के तौर पर। बिल्कुल, दोनों दलों को जब आम जनता निराश हो जाती है दोनों दलों से, तब वो तीसरा विकल्प की तरफ जाती है, और वहाँ उसे निश्चित रूप से एक तीसरा विकल्प मिला, क्योंकि उसने कांग्रेस का भी समय देखा है, विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति उस समय देखी है, जब हमने श्रीनिवास तिवारी जी जो है उस समय वहाँ के बड़े नेता रहे हैं, और बीजेपी की वर्तमान स्थिति हम देख ही रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो वहाँ की जनता ने जो है वो जो तीसरा विकल्प चुना वो है इसी चीज़ का एक परिचायक हो सकता है। बिल्कुल, तो विकल्प जो है अगर जनता को मिल जाए तो पार्टियों को इसके लिए चिंतन और मंथन करना होगा। यहाँ पर व्यास जी, नोटा भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि जनता
पार्टीज को वोट ना देकर नोटा को भी चुन रही है, क्योंकि नोटा में अगर वोट ज्यादा होते हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है, जिस प्रकार से पवन भी कह रही थी, क्या सरकार की नीतियों से जनता खफा है, क्या उनको अच्छा विकल्प नहीं मिल पा रहा, ये तमाम मुद्दे हैं। नोटा इसलिए बनाया गया है कि जब आप सत्ताधारी पार्टी के कार्यों से प्रसन्न नहीं हैं, उनसे नाराज हैं, और विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनको आप उस बराबर का नहीं मानते हैं कि वो चुनाव जीत सकें, ऐसे मानसिकता के कारण जो मतदाता होते हैं वो नोटा का उपयोग करते हैं। जब इनकी संख्या बढ़ रही है, नोटा की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब है कि लोगों का लोकतंत्र के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति जो विश्वास है वो डगमगा रहा है, वो कम होता जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है, और लगातार हम तमाम सीटों पर भी चर्चा कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण शहर सरकार देवास का हम जिक्र करना यहाँ पर अभी हमें बाकी है। देवास की अगर हम बात करें, बीजेपी बहुत अच्छी बढ़त के साथ सामने नजर आई, और देवास से गीता अग्रवाल लगभग 45,000 वोटों से आगे चल रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी ने अपनी साख भी बचाई, अपना जो कहीं ना कहीं रुतबा भी बरकरार रखा है। जी प्रश्न आपका। जी तो देवास क्या है, देवास रतलाम जो हम दोनों क्षेत्र देख रहे हैं, ये मालवा में आता है एक तरह से। तो मालवा में तो पूर्व से ही बीजेपी एक गढ़ के रूप में प्रचलित है, बीजेपी का गढ़ है। और देवास में जो है वो महापौर की जो प्रत्याशी हैं जी, उनको निश्चित रूप से देवास की जो विधायक हैं उनका समर्थन पूरा हासिल रहा है। और इसके पूर्व भी वहाँ पर विधायक, उनके पति तुकोजीराव पवार वहाँ पर विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं वो। तो इस चीज़ का लाभ जो है देवास को सतत मिलता रहा है, और आगे भी मैं समझता हूँ कि देवास जो है वो चूँकि मालवा क्षेत्र से लगा हुआ है, इंदौर, देवास, उज्जैन, तो ये तीनों जो हैं एक ट्रायंगल जैसा है। तो यहाँ पर जो है बीजेपी की स्थिति बहुत सुदृढ़ है जी, और उसको डिगाना जरा कांग्रेस के लिए कठिन पड़ता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार सुबह से मतगणना जारी है और चरणबद्ध तरीके से चरण जो है वो होते जा रहे हैं, उसके बाद हमारे स्क्रीन पर आप देखिए तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो किस तरीके से बढ़त बनाए हुए हैं, जीत हासिल किए हैं। मैं व्यास जी तक पहुंचूं इससे पहले कुछ अपडेट्स भी आपको दे दूं। नगर परिषद जो रायसेन जिले की गैरतगंज नगर परिषद में निर्दलियों का कब्जा हो चुका है। आपको बता दें कि यहाँ 9 निर्दलीय, 2 भाजपा, 3 कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं। उमरिया जिले के मानपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा कांग्रेस से ज्यादा सीटें उनको मिली हैं। अन्य ने 8 तो भाजपा ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटें जीती। श्योपुर जिले की विजयपुर परिषद में भाजपा और कांग्रेस ने 6-6 सीटें जीती, अन्य को 2 सीटें मिली। तो वहीं वार्ड नंबर 15 से आम आदमी पार्टी जीती है। और बालाघाट की अगर बात कर ली जाए तो लांजी परिषद में भाजपा के 7, कांग्रेस के 4, 3 निर्दलीय। यहां पर देखिए व्यास जी, लगातार निर्दलीय जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर 7 भाजपा, कांग्रेस 4 तो 3 निर्दलीय, कुल मिलाकर यहां पर भी वोट काटते नजर आ रहे हैं। मैंने जैसे कहा, निर्दलीय वास्तव में सब वो लोग थे जो बीजेपी कांग्रेस से जुड़े हुए थे और टिकट ना मिलने से नाराज थे जी। उनका अपना एक जन आधार था, उनका अपना एक जन आधार समर्थन था, और वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि निर्दलीय भी खड़े होते हैं तो जीतेंगे। इसके अलावा जो दूसरी अन्य पार्टी जहाँ से निर्दलीय निकल के ये लोग निकल के निर्दलीय बने, उन लोगों का भी पीछे से समर्थन को मिलता रहा। तो यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि आज 30, 35, 40% के आसपास जो पार्षद हैं वो निर्दलीय रूप में जीत के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जीतकर वो सामने आ रहे हैं और सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पर ये देखा जा रहा है, जहां पर कई जगहों पर कांग्रेस को खाली हाथ भी रहकर संतोष करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कानून को जी ये कहा जा रहा था कि खोने के लिए आपके पास क्या है, लेकिन हासिल बहुत कुछ हो गया। बिल्कुल, कांग्रेस को वास्तव में जश्न मनाने का अवसर है ये, क्योंकि बीजेपी ने तो खोया है, कांग्रेस को मिला ही मिला है। तो कांग्रेस के लिए ये एक अच्छे दिन की शुरुआत है, यह माना जाएगा। और यदि ये बरकरार रहती है तो आगे बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी होना बिल्कुल पक्की बात है। बीजेपी के लिए समय चिंतन का, मंथन का, मनन का है, जैसा कि उनकी परंपरा रही है कि हर चुनाव के बाद वो चिंतन, मनन, मंथन करते हैं। और कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से यह स्थिति निर्मित हो रही है कि
कि वो इस जोश को कायम रखे, अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो यदि वो तवज्जो देते रहेंगे, उनका उत्साहवर्धन करते रहेंगे और उसी टेम्पो को यदि कायम रखेंगे तो आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं वो बड़े ही एक प्रकार से दिलचस्प होंगे और वाकई हाँ, आम व्यक्ति के लिए देखने वाली चीज होगी उस समय चुनाव में। बिल्कुल, लगातार ये कहा जा रहा था कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि राजनीति का जो ऊंट है वो जिस करवट बैठता है वो जनता ही इसका निर्णय करती है। लोकतंत्र का महोत्सव जिसमें आप सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज आपके प्रत्याशी जीत कर आए हैं और कहीं ना कहीं जीत का जश्न बीजेपी कांग्रेस में भी नजर आ रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी संतोष के साथ सीट जीत कर हासिल करते हुए नजर आ रही है। AIMIM जो कि पहली बार महापौर प्रत्याशी बनने की दौड़ में थी, लेकिन कहीं ना कहीं 3 जो जीत कर आए हैं कैंडिडेट, 7 में से 3 जीतना उनके लिए भी संतोषजनक है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंतन और मंथन जिस प्रकार से कानूनगो जी कह रहे हैं, प्रकाश व्यास सर कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए है, क्योंकि उनके लिए निश्चित तौर पर सीटें बचाने के साथ साथ अपनी साख को बचाना बेहद जरूरी है। हमारे साथ आप दोनों मेहमान जुड़े, बहुत धन्यवाद, और तमाम मेहमान हमारे साथ जो फोन लाइन पर जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नगर सरकार की तस्वीरें साफ हो चुकी है। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 परिषद के लिए चुनाव हुए और आज परिणाम लगभग स्पष्ट हैं। जहां पर जीत की मुरादी हो रही है, जश्न का माहौल है, तो वहीं कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन भी देखना बहुत जरूरी है, करना बहुत जरूरी है। इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। जुड़े रहिए VIP न्यूज के साथ।